नमस्कार, स्वागत आपका। मैं हूं नंदिनी मिश्रा आपके साथ। यूजीसी के नए नियम को लेकर लगातार विरोध के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर आज रोक लगा दी है। यूजीसी का ये दावा था कि उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने के लिए ये नियम लाया गया है, लेकिन देश के स्वर्ण समाज ने इसे समानता के सिद्धांत के खिलाफ माना और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को माना है कि इन नियमों का गलत इस्तेमाल हो सकता है। इसलिए कोर्ट ने इन नियमों पर रोक लगा दी है। यूजीसी के नियमों को लेकर जनरल कैटेगरी आखिर इतनी नाराज क्यों थी? सड़कों पर इतना बवाल क्यों खड़ा हुआ? दरअसल नए नियमों के तहत यूनिवर्सिटी के अंदर एससी, एसटी और ओबीसी छात्रों के खिलाफ जातीय भेदभाव को रोकने के लिए विशेष समितियां, हेल्पलाइन और मॉनिटरिंग टीमें बनाने के निर्देश दिए गए थे। ये टीमें एससी, एसटी और ओबीसी छात्रों की शिकायतों को देखने के लिए बनाई जाती। ऐसे में स्वर्ण जाति के स्टूडेंट्स का यह आरोप है कि नए नियमों में स्वर्ण छात्र स्वाभाविक अपराधी बना दिए जाते, यानी इस नियम का मिसयूज भी हो सकता था। इनसे उनके खिलाफ भेदभाव को बढ़ावा मिलता। कुल मिलाकर लगातार विरोध हुआ, मामला कोर्ट पहुंचा और कोर्ट ने जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स का साथ दिया। अब सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि आखिर यूजीसी को जातिगत आधार पर हेल्प डेस्क बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? आज पूरा देश पूछ रहा है कि जनरल कैटेगरी के लोगों को विलन की नजरों से आखिर कब तक देखा जाएगा। आज चर्चा इसी पर करेंगे, आप बने रहिए मेरे साथ। आज सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी रेगुलेशंस पे रोक लगाई है। जो नए यूजीसी के नियम आए हैं और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए अंडर आर्टिकल 142 जो पूर्व के यूजीसी रेगुलेशंस 2012 थे उनको प्रभावी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया। इस मामले की अगली सुनवाई अब 19 मार्च को होने वाली है। प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन सेंटर्स, यानी अगर आपको सच में इक्वालिटी लानी है या इस भेदभाव को खत्म करना है तो आपको हर स्टूडेंट को समानता की नज़र से देखना चाहिए। स्वर्ण समाज के लोगों ने यही कहा। उन्होंने कहा कि आप अगर कोई कमेटी गठित कर रहे हैं जो एससी, एसटी और ओबीसी स्टूडेंट्स की सुनवाई करेगी, उनकी शिकायतों को सुनेगी, तो वहां पर आप ओबीसी, एसटी, एससी के सदस्यों को मैंडेटरी कर रहे हैं, उस कमेटी का हिस्सा बना रहे हैं। लेकिन जनरल कैटेगरी का सदस्य अगर उस कमेटी में नहीं हुआ तो जनरल कैटेगरी के लोगों की आवाज को कौन वहां पर रखेगा? बहुत सारे लूप होल्स गिनवाए गए, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अब दोबारा से इसे रिव्यू करने के लिए कहा है। हमारे साथ चर्चा करने के लिए प्रतीक कासलीवाल जुड़ चुके हैं, जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, हेमंत भाई गोयल पॉलिटिकल एक्सपर्ट, जीएल वर्मा है महासचिव है डॉक्टर अंबेडकर वेलफेयर एसोसिएशन के, और सूरज सोनी जुड़े हैं सोशल एक्टिविस्ट। जल्द जुड़ेंगे सूरज जी। सबसे पहले मैं हेमंत जी आप ही का रुख करूंगी। ये जो देश के अंदर बवाल छिड़ गया यूजीसी के नए नियमों को लेकर, ये नए नियम क्यों लाए गए, इसके बारे में बिना विचार किए आपको नहीं लगता कि बवाल बहुत बड़ा हो गया? इसे स्वर्ण समाज के लोगों ने पर्सनली ले लिया या फिर नहीं, ये वाकई अन्याय था स्वर्ण समाज के लिए? आप क्या मानते हैं? देखिए नंदिनी जी, यूजीसी के ये नियम देश के उस स्वर्ण काल में लाए गए हैं जब जातीय भेदभाव बहुत समाप्ति की ओर था। खुद सुप्रीम कोर्ट ने माना कि हम जाति विहीन समाज में बहुत उल्लेखनीय आगे बढ़ चुके हैं, अब ये पीछे जाने की आवश्यकता क्यों आन पड़ी है? तो जब सुप्रीम कोर्ट इस तरह की गंभीर टिप्पणी कर सकता है तो आप ये मान के चलिए कि अब वो युग था जब हमें जातीय भेदभाव की आवश्यकता, इस तरह के कानून लाने की आवश्यकता नहीं थी। और क्या भेदभाव, क्या उत्पीड़न, क्या इस तरह की बातें क्या समण समाज के साथ नहीं हो सकती? क्योंकि प्रश्न ये पैदा होता है कि जब यूजीसी ने इस तरह के नियम पारित कर दिए कि एससी, एसटी, ओबीसी इन रिजर्व कैटेगरी के लोगों के साथ जातीय भेदभाव होता है, इनके खिलाफ अगर कोई उत्पीड़न होता है, इन पर कोई उत्पीड़न होता है, तो समण समाज के लोगों को स्वाभाविक रूप से अपराधी मान लिया गया। यानी आप देखिए कि जो कमेटी जो बन रही है कैंपस में, उन कमेटियों में ये आवश्यक भी नहीं समझा गया कि समण समाज के छात्रों के प्रतिनिधि के तौर पर कोई शामिल किया जाए, और उन्हें उनके खिलाफ अगर कोई रिजर्व कैटेगरी के छात्र अगर कोई शिकायत कर देते हैं, तो अगर झूठी शिकायत कर देते हैं, अगर कोई फर्जी शिकायत कर देते हैं, तो उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई की आवश्यकता इसमें नहीं पर शामिल की गई है। सजा का प्रावधान नहीं है। बिल्कुल सजा का प्रावधान यहाँ नहीं है। ये लूप होल है, कई सारे इस नियम में लूप होल रहे जो चर्चा का विषय बने कि आपको अगर नियम बनाना भी है, क्योंकि हेमंत जी ऐसा नहीं है कि जातीय आधार पर भेदभाव नहीं होता है। कई ऐसी रिपोर्ट्स हैं, अभी हम पढ़ रहे थे, आप देखिए केसेस,
रोहित वेमुला 17 जनवरी 2016 को जातीय उत्पीड़न के चलते आत्महत्या करते हैं। 22 मई 2019 में महाराष्ट्र में दलित डॉक्टर पायल आत्महत्या कर लेती हैं। उत्पीड़न की खबरें लगातार आई। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा यूजीसी से कि आप नियम बनाइए इसे रोकने के लिए। अब यूजीसी ने नियम बनाए, उन नियमों को लागू किया, स्वर्ण समाज ने इसका विरोध किया। सुप्रीम कोर्ट ने फिर खुद माना कि बहुत सारी लूपहोल्स है। जीएल वर्मा जी, आपके माध्यम से जानना चाहेंगे कि आखिर जातीय आधार पर यूजीसी को कॉलेज के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर क्यों जरूरत पड़ी हेल्प डेस्क बनाने की? हेल्प डेस्क बनानी है तो सबके लिए बनाइए। जनरल कैटेगरी, एसटी, एससी, ओबीसी ऐसे बांटना बच्चों को कैटेगरी में, क्या ये गलत नहीं? देखिए, अब पहला तो आप कह रहे हैं कि स्वर्ण के अगेंस्ट में है, तो क्या ईडब्ल्यूएस में स्वर्ण नहीं है? क्या है ना? तो ये इसको कई रंग दिए जा रहे हैं। नहीं, ईडब्ल्यूएस को तो उसमें शामिल नहीं किया है ना। नहीं, एक ईडब्ल्यूएस को शामिल नहीं करने का मतलब ये नहीं है कि जो है ना कि कोई कैटेगरी उसमें शामिल है ही नहीं। ये तो इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जा रही है, और उसके लिए अभी तो इसमें डिटेल रूल्स रेगुलेशंस तो अभी बने ही नहीं है कि किसको अपराध माना जाएगा और किसको नहीं माना जाएगा। ये तो अभी छोड़ दिया उस पर कि जो कमेटी बनेगी वो बनेगी। तो ये तो 2012 के बाद में जब ये उत्पीड़न को रोक नहीं पाए तो एक जरूरत पड़ी पायल तड़वी और रोहित वेमुला वाले केस के बाद में, तो सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस पे ही बनी है। अब इसके बाद में भी हम लोग या तो ये कहते हैं कि इस भारत में जो है ना भेदभाव होता नहीं है, और अगर भेदभाव होता है तो किनके प्रति होता है ये स्पष्ट है। आज डाटा बता दीजिए कि जो है ना कि जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के कितने लोगों ने जो है ना उत्पीड़न किया है जो है अपर कास्ट के पर्सन्स पर। डाटा है तो बताइए। और इनके ऊपर तो जो एट्रोसिटी होती है और इंस्टीट्यूट्स में भी होते हैं, रिपोर्टेड डाटा है और रिपोर्टेड केसेज हैं आपके पास में, और अभी तो उसमें कुछ बना ही नहीं है। और देखिए साहब, कानून बनता है तो पहले स्टडी होती है, सारा कुछ होता है। यूजीसी में ऐसे तो है नहीं कि रातों रात किसी ने बैठ के ये कर दिया, बाकायदा डिटेल स्टडी होती है। और इसमें कोर्ट को अभी इंटरवेन करने की इसलिए जरूरत नहीं थी कि यूजीसी को रिप्रेजेंटेशन जा सकता था, सरकार को रिप्रेजेंटेशन जा सकता था। सरकार को अगर ठीक लगता तो वो खुद भी तो कुछ कर सकती थी। वर्मा जी, सर कोर्ट ने इंटरवीन किया क्यों? मैं मान सकती हूँ आपकी इस बात को, हम मानते कि ये ऑन रिकॉर्ड्स है कि जो एट्रोसिटीज स्टूडेंट्स के साथ जातीय आधार पर हुई, ऐसा नहीं है कि नहीं हुई हैं, हुई हैं, रिपोर्ट्स भी हैं, रिसर्च भी है, सब कुछ रिकॉर्ड है। लेकिन जीएल वर्मा जी, इस बात की क्या गारंटी है? आप नियम बना रहे हैं कि एक हेल्प डेस्क के एसटी एससी का स्टूडेंट वहां जाएगा, स्वर्ण वर्ग के छात्र के खिलाफ शिकायत करेगा, कल को वो शिकायत झूठी रहती है, कोई साजिश होती है, वहां पर सजा तक का प्रावधान नहीं रखा था। मतलब कोई स्टूडेंट जाकर झूठ बोलकर किसी को वहां पर सस्पेंड करा दे या उसको सजा दिलवा दे, लास्ट में अगर वो झूठा प्रूफ होता है तो उसके खिलाफ सजा का कोई प्रावधान ही नहीं है। तो ये कहां से न्याय हुआ? यहाँ तो देखना पड़ेगा ना। मैं आपको बताऊं कि भारत के किस कानून में ये है कि जो है ना अगर वो बात गलत निकली तो उस पर दंड होगा? कितने कानून है आपके? तो सर ये सही भी तो नहीं है। नहीं, कितने कानून है? एक इसी कानून को आप इस पे क्यों तोड़ रहे हैं? आप किसी भी कानून में कोई जो है ना कि गलत हो जाता है, कोई जो है ना, तो कोई सजा का प्रावधान सही नहीं है सर ये। अगर ये नहीं है तो ये सही नहीं है। नहीं, लेकिन खाली इसी में चर्चा लाया जा रहा है। बाकी सब कानूनों में किस में आप बता दीजिए व्यवस्था है कि जो है ना अगर वो गलत है तो जो है उसमें पनिशमेंट होगा? नहीं, झूठी शिकायत करने वाले पर, झूठी एफआईआर करने वाले पर या झूठ बोलने वाले को लेकर ऐसा नहीं है कि कानून नहीं है। उनके खिलाफ भी कार्रवाई होती है। झूठ बोलना कोर्ट के अंदर, झूठ बोलना थाने के अंदर जाकर पुलिस को गुमराह करना, तो ऐसा नहीं है वो लोग पनिशमेंट के पात्र होते हैं। हमारा कानून इतना भी लचीला नहीं है। लेकिन प्रतीक जी उस चीज को बेहतर तरीके से समझा पाएंगे। प्रतीक कासलीवाल जी, ये अभी फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा से रिव्यू करने को कहा है, जबकि 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने ही यूजीसी से कहा था कि आप नियम बनाइए। अब नियम आए, सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है कि कुछ ऐसे नियम के अंदर प्रावधान हैं जिनका गलत इस्तेमाल हो सकता है, उस पर विचार किया जाना चाहिए। बिल्कुल अनिल जी, सुप्रीम कोर्ट ने जो इंसिडेंसेस हुए 17 में हुए, 18 में हुए, वो सब मद्देनजर रखते हुए सुप्रीम कोर्ट को ही कहना पड़ा कि आप एक गाइडलाइंस रेगुलेशन बनाएं जिससे इस तरीके के इंसिडेंसेस नहीं हो और जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है वो नहीं हो। तो 2012 की गाइडलाइंस जब थी उसके बाद भी हो रहा था, इसलिए माननीय उच्चतम न्यायालय को ये निर्देश देने की जरूरत पड़ी। बट अब जो रेगुलेशंस आए हैं, जो 13 जनवरी को नोटिफाई हुए हैं,
उसके अंदर अगर हम देखें तो वो तो उल्टा डिस्क्रिमिनेशन को बढ़ा रहे हैं। अगर हम डिस्क्रिमिनेशन की बात करते हैं तो उसके अंदर जो स्पेसिफिकली चैलेंज किया गया है वो जो सी कंडीशन है जिसके अंदर कास्ट डिस्क्रिमिनेशन वर्ड डाला है, उसी की परिभाषा ही सही नहीं है। और 2022 में जेएनयू में इंसिडेंस हुआ जहां लिखा था छात्रों ने कि ब्राह्मणों को और इनको बाहर किया जाए, और इस तरीके के इंसिडेंसेस हो रहे हैं। तो डिस्क्रिमिनेशन तो किसी भी लेवल पे हो सकता है, ऐसा नहीं है कि वो एससी एसटी ओबीसी के केस में ही होगा। यहाँ पर जो जीएल स्वर्ण वर्मा जाति जी है, ये जो कह रहे हैं, जनरल आप कैटेगरी है। जहाँ यहाँ पर आपने जीएल वर्मा जी को सुना जो ये कह रहे हैं कि एसटी एससी वर्ग के स्टूडेंट्स के साथ एट्रोसिटीज की कई केसेस हैं, पूरी एक लिस्ट है, लेकिन आप बता दीजिए कि एसटी एससी के किसी बच्चे ने जनरल कैटेगरी के किसी स्टूडेंट के साथ कोई एट्रोसिटी, कोई अत्याचार किया हो तो जरूरत एसटी एससी वर्ग को है, इसलिए ये लाया जा रहा है नियम। जरूरत जनरल कैटेगरी को है नहीं, इसलिए उनको इन्वॉल्व नहीं किया गया, वो ये कह रहे हैं। ऐसा नहीं होता। अगर आप एससी एसटी की बात करते हैं तो एससी एसटी के लिए तो एक अलग से कानून भी बना हुआ है, एससी एसटी एक्ट है, उसके अंदर पूरे प्रावधान है, और उसका अगर कहीं भी मिसयूज होगा तो एससी एसटी को प्रोटेक्ट करता है। यहाँ बात आ रही है कि कैंपसेस में जो यूजीसी की गाइडलाइंस हैं, वो गाइडलाइन को जनरली बाहर तो अप्लाई हो नहीं रही है, वो कैंपस पे अप्लाई हो रही है, और जो रेगुलेशन है उन इंस्टीट्यूशंस पे, जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, उन पे लागू होते हैं। बात ये आती है, जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी जो टिप्पणी करनी पड़ी कि अगर आप ऐसे कास्ट बेस्ड हॉस्टल टाइप बना देंगे, सेग्रीगेट कर देंगे, तो जो हमारे कल्चर है, हमारे भारत की संस्कृति है, जहां सब मिलकर के साथ रहें, हम तो उससे विपरीत जाएंगे, उससे दूर जाएंगे। ऐसा नहीं है कि एससी एसटी को प्रोटेक्ट नहीं किया जा रहा है, वो शोषित रहे होंगे, इसीलिए एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हुए एससी एसटी पे कानून बनाए। बट आज 2012 की गाइडलाइंस को चेंज करने की बात आई थी, वो इसलिए आई थी कि एक कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन नजर ना आए और सब एक समन्वय में रह पाए। जी। ये डेफिनेशन देने से तो आप कास्ट बेस्ड और डिस्क्रिमिनेशन ऐसा बढ़ा रहे हो। पॉसिबल भी है और जो हेमंत वर्मा जी ने जी, बिल्कुल ऐसा बढ़ेगा। पॉसिबल और भी मैंने होता है कहा हेमंत जी, कि अगर अब गलत यूनिवर्सिटी कंपेयर के करने अंदर पे आप कौन एक से कानून कमेटी है? गठित कर दें जिसमें आप एसटी एससी और ओबीसी के बच्चों की भी सुनवाई करें और वहां पर जनरल कैटेगरी को भी आप इक्वलाइज करने के लिए उनको देखिए, बात साहब यहाँ पर भेदभाव ना क्रिएट हो इसकी है। तो अगर पॉसिबल है कि ऐसी कमेटी बन जाए जो सबकी सुनवाई करे, सबकी पीड़ा को समझे, तो इसमें हर्ज क्या था? क्या कोई आपको पॉलिटिकल एंगल नजर आ रहा है इसके पीछे? प्रश्न ये है कि अगर रिजर्व कैटेगरी के लोग अगर सवर्ण समुदाय के छात्रों पर कोई अभद्र टिप्पणी करते हैं, उनके खिलाफ कुछ बात करते हैं, अथवा क्षेत्र आधार पर, भाषा के आधार पर कोई इस तरह की टिप्पणी करते हैं, जैसे कई बार कहा कि सब ये तो बिहार से आ गया, कहां से उठ के आ गया, इस तरह की अगर कोई बनिया या घंटी, ये तो ब्राह्मण को घंटी कह देते हैं, तो घंटी है, इस तरह की जब बात, तो उनके खिलाफ कौन सुनवाई करेगा? वो तो इस कमेटी में ये चीजें नहीं जाएंगी। इसके अलावा प्रश्न इस बात पर भी है कि एससी एसटी के साथ ओबीसी को क्यों शामिल किया गया? ओबीसी में तो ऐसी जातियां भी शामिल हैं जो मार्शल कौम समझी जाती हैं, और फिर अलग से हॉस्टल बनाने की बात की गई। अरे भाई, हम तो इंक्लूजन की बात कर रहे हैं, हम तो समावेशी समाज की बात कर रहे हैं, ये समाज को अलग थलग करने की बात कहां से आ गई? तो ये तमाम बातें कैसे हुई? और आप देखिए ना कि संसद की जो बाल युवा शिक्षा और महिला मामलों से संबंधित जो समिति है, उस समिति की जो सिफारिशें हुई हैं, और उस समिति को जो हेड कर रहे थे वो दिग्विजय सिंह, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, वो हेड कर रहे थे। अब उनके यहां से इस तरह की सिफारिशें कैसे चली गई, ये भी एक ताज्जुब का प्रश्न है। हालांकि जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, वो कह रहे हैं कि हम बैठे हैं, हमारे होते हुए किसी के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाए। अरे भाई, नियम तो आपने ऐसे बना दिए ना, आप आज जरूरी आप हैं, कल नहीं है, तो नियम तो ऐसे होने चाहिए जो सभी के साथ समानता का न्याय स्थापित करें। तो अगर इस तरह की बातें होंगी तो ये निश्चित रूप से समाज को विभाजित करने वाला कानून माना जा रहा है। साहब कह रहे हैं कि ये हमारा कानून कहाँ है? अगर झूठी शिकायत होती है, कोई झूठी एफआईआर कर देता है, तो उस झूठे इंसान के खिलाफ कोई पनिशमेंट का प्रावधान है क्या? जो यहाँ पर इसे सवालों के घेरे में किया जा रहा है कि यहाँ पर अगर झूठी शिकायत हुई तो उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, उस बच्चे के खिलाफ, स्टूडेंट के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। ये पॉइंट लाना चाहिए कि झूठी शिकायत करने पर कार्रवाई हो। तो जीएल वर्मा जी कह रहे हैं कि देश के अंदर कितनी झूठी शिकायतें होती है, किसको सजा मिल जाती है, बताइए हेमंत जी। नहीं, बिल्कुल। अरे सर, आप अगर किसी के खिलाफ आप झूठी एफआईआर दर्ज करवाती है तो निश्चित रूप से कानून आपके खिलाफ कार्रवाई करता है। और एक बात और है, मैं एक नेशनल चैनल में एक किन्हीं विशेषज्ञ को सुन रहा था कि कितनी शिकायतें ऐसी पाई जा रही है, 1 करोड़ में 1 शिकायत इस तरह की आ रही है, 1 करोड़ में 100 शिकायतें, मतलब बहुत ही कम स्तर पर इस तरह की शिकायतें। फिर उस स्तर पर जाकर ये कानून ऐसा क्यों बना दिया गया जो पूरी तरह से समाज को खंड खंड करने का काम कर रहा है?
क्योंकि अब जिस तरह की जाति वैमनस्यता इससे फैलेगी और फिर सरकारें भी इसमें, राजनीतिक दल भी इसमें संकट में आ गए, कांग्रेस इसका पक्ष करे या विपक्ष करे, बीजेपी अगर कानून को वापस लेगी तो उसके सामने दिक्कतें हैं। ये बात तो सही है कि सर जो डेस्क की अपने आप में इक्वलिटी की बात नहीं कर रही है वो भेदभाव को कैसे खत्म करेगी। मतलब एक वर्ग को फेवर देने के लिए आप दूसरे वर्ग को पीछे धकेलने की कोशिश करें। यहाँ सबको बराबरी का दर्जा मिलना चाहिए ना। जनरल कैटेगरी कब तक विलन बनी रहेगी, कब तक? मतलब अब खुद को वो हमेशा इसी तरीके से ट्रीट होता हुआ देखते रहें, जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट इसी तरीके से साइडलाइन होते रहें कि एक कैटेगरी को इतनी तवज्जो मिली जा रही है। जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स की गलती क्या है, वो क्यों फेस करें ये सब? वर्मा जी देखिए, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ कि उनके साथ में इस तरीके की घटनाएं होती है। आपको मैंने पहले भी कहा था कि आप डाटा दीजिए कि कौन सा पायल तड़वी की जैसे किसी ने सुसाइड किया है, रोहित वेमुला की जैसे हुआ है, तो बिना डाटा के हम कैसे बात करें कि उनके साथ में इतना बड़ा उत्पीड़न होता है जिसके, और इसमें ऐसा कोई भी ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि अगर सामान्य वर्ग का व्यक्ति और छात्र और जो भी है कि वो कहीं कंप्लेंट ही नहीं कर सकता। हर एक चीज के हर एक प्लेटफॉर्म होते हैं, उसके लिए रैगिंग के लिए दूसरा भी प्लेटफॉर्म है अगर उसके साथ रैगिंग होती है। और भारत का कानून तो है ही ना, अगर कहीं पे भी नहीं है तो भारत का कानून तो है ही ना, उसमें कौन मना कर रहा है। ये तो एक इंटरनल मैकेनिज्म बनाया जा रहा है यूनिवर्सिटीज में कि जो है ना इमीडिएटली वहाँ पे रिलीफ बन जाए, 24/7 काम करे और इमीडिएटली जो है ना जिससे कि राहुल वेमुला जैसे और पायल तड़वी जैसे सुसाइड केस नहीं हो, उसके लिए ये सब एक्सरसाइज हो रही है। और उसमें भी अभी तो इन्होंने दिया है कि इंस्टीट्यूशंस अपने खुद के नियम बनाएंगे कि कौन सा जो है ना अपराध माना जाएगा और कौन सा नहीं माना जाएगा। इसमें कहीं पे भी नहीं है। आपकी बात को सुनकर तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ऐसा सोचते हैं, आपकी तरह और भी कई लोग ऐसा सोचते हैं कि जो एट्रोसिटीज करते हैं वो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स ही करते हैं और सबसे बड़े दुश्मन, सबसे बड़े विलन वही हैं, उनके साथ कुछ नहीं होता। और आप कह रहे हैं उनके लिए, मैं तो ये कह रही हूँ कि एक हेल्प डेस्क संयुक्त रूप से बनती, सबके लिए बनती, जिसको जो परेशानी हो उसकी परेशानी का वहां पर हल हो। अगर रिप्रेजेंटेटिव वहां ST SC का बैठा है, OBC का बैठा है, तो एक जनरल वाला भी तो हो जनरल वाले स्टूडेंट की बात को रखने के लिए। इसमें हर्ज क्या है वर्मा जी? देखिए, इसमें कहाँ डिबार किया गया है कि जनरल कैटेगरी का आदमी उसमें 10 में नहीं होगा। मैंडेटरी नहीं होने का मतलब ये तो नहीं है कि उसमें होगा नहीं। क्यों है OBC मैंडेटरी क्यों है? वो उसको जो उत्पीड़न हो रहे हैं उस क्लास में गिना गया है, इसलिए उनका रिप्रेजेंटेशन मांगा गया है। जैसे महिलाओं के केस में कई वो बने हुए हैं तो उसमें महिला रिप्रेजेंटेटिव जरूरी होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो 10 में। और मैं तो आपको दूसरी बात कहूँ कि ये जो है ना इतने लोग ढूंढना ही अभी मुश्किल हो जाएंगे। यूनिवर्सिटीज में SC ST OBC के लोग हैं ही कहाँ? आप गिनती में देख लीजिए कितने प्रोफेसर्स हैं वहाँ। हमारे तो जो है ना मुझे मुश्किल लगेगा कि जो है ना रिप्रेजेंटेशन भी पूरा हो जाए। आप ये सोच रहे हैं आपकी यूनिवर्सिटीज के अंदर भी रिजर्वेशन आ जाए तो वहां पर बढ़ना चाहिए ST SC और OBC के टीचर्स? मैडम, रिजर्वेशन है लेकिन वहाँ पे आज तक 75 साल में पूरा नहीं हुआ। वहाँ रिजर्वेशन वो उतना का उतना ही है जितना दूसरे डिपार्टमेंट्स में है, लेकिन आज भी जो है मुश्किल से 4-5% SC का होगा किसी भी यूनिवर्सिटी में। आप जाके देख लीजिए डाटा। वो 75 साल में भी नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्या कारण है? क्यों नहीं कर पाए आप बताइए। अपॉर्चुनिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है ना सर। किस तरीके से मिले फिर? देश के अंदर क्या करे? जनरल कैटेगरी वाला इंसान जाए कहाँ? मतलब रिजर्वेशन इतने बड़े स्तर पर हर एग्जाम में है, हर जगह पर है, सरकारी नौकरियों में है, क्या करे जनरल कैटेगरी वाला? मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जब IAS IPS मिल सकते हैं तो जो है ना यूनिवर्सिटी में लेक्चरर्स क्यों नहीं मिल पाएंगे? और ST SC में जिनके माता पिता कलेक्टर हैं, जिनके माता पिताओं की सरकारी नौकरी है, बढ़िया पैसे वाले हैं और उनके बच्चे फिर भी रिजर्वेशन का फायदा लेकर जब कलेक्टर बनते हैं तो वो भी बड़ा पीड़ादायक होता है। तो बहुत सारी खामियां हैं जिस पर विचार विमर्श होना चाहिए। लेकिन प्रतीक जी, अभी सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ और सिर्फ ये कहा है कि ये जो नियम है इन्हें रिव्यू किया जाना चाहिए। मतलब अब देखिए, एक बहुत बड़ी लहर सी स्वर्ण समाज के अंदर दौड़ पड़ी है कि ये नियम तो खारिज कर दिए, ये नियम तो खत्म कर दिए। अभी नियम ऐसा नहीं है कि UGC के द्वारा खत्म कर दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ इतना कहा है कि आप रिव्यू कीजिए, कमेटी बनाइए और दोबारा से ड्राफ्ट तैयार कीजिए। यानी नियम तो दोबारा से आ सकते हैं। बिल्कुल नंदनी, नियम दोबारा आ सकते हैं। अभी तो खैर फाइनल फैसला नहीं आया है। कभी भी कोई याचिका लगती है जिसमें किसी कानून के किसी प्रावधान को जब चैलेंज किया जाता है कि ये संविधान के अनुच्छेद 14, 19 या 21 का विरोध कर रहा है या विरोधाभास है,
तो उस पे सबसे पहले कोर्ट जो है उसको अंतरिम तौर पे स्टे कर देती है कि अभी ये रूल्स लागू ना हो। तो यही कोर्ट ने कहा है कि 2012 वाले रेगुलेशन जब तक लागू रहेंगे, और अंतरिम रोक ये लगा दी है। अब साथ ही साथ जो सॉलिसिटर जनरल है मिस्टर तुषार मेहता, उनको कहा है कि कोई ऐसी कमेटी बनाए जो इसको इवैल्यूएट करे कि स्कॉलर्स भी हो, उसमें एजुकेशनिस्ट भी हो, क्योंकि ये बहुत एक तरफा सा लग रहा है। आनंद फानन में एक सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कुछ कानून लाइए और आप ले आए और बिना सोचे समझे आपने ऐसी परिभाषाएं जोड़ दी जो कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने की जगह बढ़ाएगी। तो अभी अंतरिम रोक लगा के प्रतीक जी, मार्च में वहां जब पर वापस से सरकार का सुनवाई पक्ष होगी, किस तरीके का था? आपने इस केस को डिटेल में पढ़ा होगा। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो सरकार की तरफ से पक्ष रख रहे थे सॉलिसिटर जनरल, उनकी तरफ से किस तरीके से सरकार का पक्ष रखा गया, यूजीसी का पक्ष रखा गया यहाँ पर? क्या उन्होंने काफी ज्यादा बचाव करने की कोशिश की इन नियमों की? नहीं, बचाव तो देखिए, कोई भी कानून जब सरकार ला रही है तो जो सरकारी अधिवक्ता होंगे वो उसका बचाव करते हैं, और वैसा ही बचाव किया गया कि इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन की बात नहीं है और ये कानून के बिल्कुल मापदंड, संविधान के मापदंड के तहत है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जब जब ऐसी दलील दी जा रही थी एसजी से, तब यही कहा कि बोले हम तो इस पे सुनना ही नहीं चाहते कि जो आप ये कास्ट हॉस्टल वाली बात कर रहे हैं, वी कांट इवन हियर दैट, कि आप करना क्या चाह रहे हो देश के अंदर, और हम देश को आगे ले जाना चाह रहे हैं। जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस के साथ जो दूसरे जज थे, जस्टिस जोमाला बागची, उन्होंने स्पष्ट रूप से टिप्पणी करी है कि हम देश को कहां ले जाना चाह रहे हैं अगर हम ऐसी शिक्षा, हायर एजुकेशन में इस तरीके की पॉलिसी और रेगुलेशन लाएंगे। तो उन टिप्पणियों की वजह से, और ये तक भी कहा है कि कमेटी बनाए, उस पे स्कॉलर्स हो, एजुकेशनिस्ट हो, फिर करें इस पे। हेमंत जी, आप पक्षधर हैं कि इन यूजीसी के नियमों को खारिज हो जाना चाहिए, आपकी बातों से जो मैं समझती हूँ। लेकिन हेमंत जी, ये बात बताइए, ये रोहित वेमुला या फिर इस तरह के जो केसेस हुए हैं, जो उत्पीड़न सहकर आत्महत्या करने वाले बच्चे जिनकी डेथ हुई है, इनको न्याय कैसे मिले, या फिर ऐसे केस दोबारा रिपीट ना हो, इसके लिए सरकार करे क्या? सोल्यूशन बताइए कि एसटी एससी उत्पीड़न जो कॉलेजों में होता है, ये ऑन रिकॉर्ड है। आईआईटी की रिपोर्ट कहती है कि 75% स्टूडेंट्स के साथ ये होता है। इसको रोके कैसे सरकार? इसका सोल्यूशन क्या है? फिर आप यहाँ तो डेस्क तक बनने नहीं दे रहे हैं। देखिए नंदिनी जी, आप इस कानून की कठोरता समझिए। अगर किसी ने शिकायत कर दी रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट ने, तो 24 घंटे के अंदर अंदर कार्रवाई होना आवश्यक है। और अगर किसी इंस्टीट्यूशन ने कार्रवाई नहीं करी, नियम पर दखल डाला, तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है, उसकी ग्रांट रोकी जा सकती है, उसकी मान्यता रद्द की जा सकती है। आप इस कानून की कठोरता समझिए। मैं कहता हूं कि समानता सबके लिए होनी चाहिए। अगर कोई भी सामान्य वर्ग का व्यक्ति भी अगर कहीं से उत्पीड़ित होता है, उसको अगर परेशान किया जाता है, तो उसको भी न्याय मिलना चाहिए। तो न्याय सभी को मिलना चाहिए। जातीय आधारित व्यवस्था अब नहीं चलेगी, और जातीय आधारित व्यवस्था अगर आप चलाएंगे तो समाज में वैमनस्यता कम नहीं होगी, बढ़ेगी, और दूरियां समाज में बढ़ेंगी। सॉल्यूशन बताइए हेमंत जी, फिर सॉल्यूशन क्या है? अब जातिगत आधार पर अगर कुछ चिन्हित लोग अगर अत्याचार कर रहे हैं, अब ये तो आप नहीं कह सकते कि नहीं, कोई टिप्पणी नहीं होती, कोई अत्याचार नहीं होता, कॉलेज के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन फिर भी अगर हो रहा है तो उसका सोल्यूशन क्या है? क्या करें? सोल्यूशन तो ये नहीं कि अगर कोई झूठी एफआईआर, झूठी शिकायत करता है तो उसके खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए ना। अगर ये नियम आप कैसे जोड़ सकते हैं जी? अगर ये पॉइंट जोड़ दिया जाए कि जिसने झूठी शिकायत की उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, ये पॉइंट जोड़ दिया जाए, तो फिर उसके बाद सारे नियम बिल्कुल ठीक है। नहीं, ये जोड़ दिया जाए। इसके अलावा कमेटी में समर्थ समाज के लोगों को भी शामिल करने की अनिवार्यता रखी जानी चाहिए। क्यों? उनका फिर पक्ष कौन रखेगा उस कमेटी में? अगर एक ही समाज के केवल रिजर्व कैटेगरी के लोग ही होंगे, तो फिर अनरिजर्व कैटेगरी की बात कौन रखेगा उस कमेटी में? जीएल वर्मा जी, ओवरऑल सर जो सिनेरियो रहा, जो विरोध प्रदर्शन हुए जिस तरीके से यूजीसी के नियम आने के बाद, अब आपको ओवरऑल क्या लगता है, अब आगे यूजीसी क्या कर सकता है, क्या होगा देश के अंदर इस मैटर को लेकर? देखिए, ऐसे मामलों में जो है ना, फाइलें ठंडे बस्ते में चली जाती है, और जो जनमत होता है, जिसका ज़्यादा प्रेशर होगा उस हिसाब से होगा, और जुडिशियल स्क्रूटनी भी होगी बाद में उसकी। ऐसा तो अब है नहीं कि वो बिना जुडिशियल स्क्रूटनी के लागू हो जाएगा। तो अब हर कोई व्यक्ति इसमें जो है इतनी रिस्क नहीं लेगा। ये तो जितना कठोर कानून होगा उतना ही जो है अच्छा रहता है। और इसमें ऐसा मैंने तो देखा भी, ऐसा कहीं नहीं है कि हॉस्टल अलग से बनाने की सिफारिश की गई है। अगर आप लोगों को मालूम है कि कौन से पैरा में किया है इसमें, नहीं, कोर्ट की तरफ से टिप्पणी हुई है। नहीं, इस एक्ट में कहीं पे भी नहीं है कि इनके लिए अलग से हॉस्टल बनाए जाएं। तो ये नई नई बातें कहाँ से उठ के आ रही है मुझे मालूम नहीं है। जो है इस एक्ट को पढ़ा मैंने, तो इसमें कहीं नहीं देखा। तो ये देखिए, मेरा तो ये है कि सरकार को पहले इसमें संज्ञान लेके वहाँ पे काम होना चाहिए था। कोर्ट को इंटरवीन करने की कोई ज़रूरत नहीं थी 15 दिन के अंदर ही। अभी तो इसके रूल्स रेगुलेशंस भी नहीं बने थे।
फिर सरकार क्या करेगी अगर सारे काम ही कोर्ट के डायरेक्शन से होंगी तो? चलिए, फाइनल कमेंट प्रतीक जी आपकी तरफ से कि अब मामले में अगली सुनवाई जब होगी तब कोर्ट किस पहलू पर सुनवाई करेगा। अभी फिलहाल के लिए रोक लगा दी गई है, लेकिन जो अगला डिस्कशन होगा वो किस विषय पर होगा, किस तरीके से होगा? लेकिन नंदी जी, जब भी कोई, जैसा मैं बता रहा हूँ, कानून का प्रावधान चैलेंज होता है, सीधी सीधी बात है कि अब वो हमारे जो संविधान के अनुच्छेद है उसके अनुकूल है या नहीं है। और मोटा मोटा कोर्ट को जो आज प्राइमा फेसाई लगा है, प्रथम दृष्टया लगा है कि अनुच्छेद 14 समता समानता की बात करता है, और ये कानून कहीं ना कहीं उसके विपरीत है, क्योंकि आपकी जो डेफिनेशन है वो बहुत वन साइडेड डेफिनेशन है। और बार बार यही चीज दोहराया जा रहा है कि उसके अंदर जनरल कैटेगरी वाली चीज भी जोड़ी जानी चाहिए, और ऐसा नहीं है। ये रेगुलेशन सिर्फ 2 इंसिडेंट्स बता दिए उसकी वजह से कि सिर्फ SC/ST के खिलाफ होता है, ऐसा नहीं है। जनरल कैटेगरी के खिलाफ होता है। अब आप चाहते हैं कि उसके लिए कोई ऐसा उदाहरण हो कि जनरल कैटेगरी के किसी छात्र ने सुसाइड कर लिया हो, तभी ऐसी बात आएगी। कानून जब बनता है वो आगे के लिए 50 साल 100 साल के लिए उसको मद्देनजर रखते हुए बनाया जाता है। 100 साल से हमारे IPC चल रहे थे जो आज तक चलते आए थे, और जरूरत पड़ी तो बदला गया है। तो ऐसा नहीं है कि अभी 2 छात्रों ने अगर आपके सामने इंसिडेंट्स हुए तो आपने SC/ST कर 2 दिया। छात्रों की बात अब 6 नहीं महीने है, बाद कोई IIT की ऐसा रिपोर्ट है, कई सारी रिपोर्टें हैं। सिर्फ 2 तो छात्रों दोनों का हम चीजें हैं। एग्जाम्पल नहीं दे रहे, बहुत सारी रिपोर्टें हैं जिनमें ये नहीं, कहा मैं गया है आपको कि उन बच्चों को बिल्कुल। जो ST/SC वर्ग से आते हैं, कई बार मजाक में भी कोई बात कह दी जाती है तो वो बुरा मानते हैं, वो अलग महसूस करते हैं, वो गलत महसूस करते हैं, तो उनको सुरक्षित फील कराने के लिए ये किया गया में जो था। हो रहा था कि ब्राह्मण और बर्णियों को बाहर भेज दिया जाए, अगर ऐसी टिप्पणी आ रही है, मान लीजिए वो तो सामने है, न्यूज में आई हुई है, उसमें अगर ऐसी टिप्पणी आई तो उसके अंदर SC/ST या जो भी छात्र ने ठीक ऐसी है। चीज चलाई और दीवारों पे पेंट किया, उसके खिलाफ क्या एक्शन लिया गया? ठीक है, तो ये क्या है, जब एक लेवल प्लेइंग फील्ड बराबर होनी चाहिए और अधिकार ठीक है। पूरे देने चाहिए। मैं नहीं कह रहा मतलब उनका कम से कम शोषण हो। स्टूडेंट्स को जातियों में मत बांटो, आप ये कह रहे हैं। शुक्रिया बिल्कुल। सभी प्रवक्ता जुड़े, शुक्रिया अपनी बात रखी। अभी फिलहाल कोर्ट ने फौरी रोक लगाई है, आगे इस मैटर में क्या होगा ये देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल जो देश में विरोध हो रहा था वो थमेगा, और जो लोग विरोध कर रहे थे वो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से खुश हैं। इसी के साथ खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार। आज सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी रेगुलेशंस पे रोक लगाई है, जो नए यूजीसी के नियम आए हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए अंडर आर्टिकल 142 जो पूर्व के यूजीसी रेगुलेशंस 2012 थे उनको प्रभावी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया। इस मामले की अगली सुनवाई अब 19 मार्च को होने वाली है।